सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नई गहन चर्चा में। आज हमारे पास जो रिसर्च और डेटा है वो सीधे तौर पर मध्य पूर्व में चल रही उस भारी अस्थिरता से जुड़ा हुआ है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हिला रही है। बिल्कुल। और इसका असर हम सभी महसूस कर रहे हैं। हाँ, हम लगातार देख रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई की ऑयल रिफाइनरियों पर और उनके सैन्य ठिकानों पर ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। सही कहा। लेकिन आज का हमारा फोकस सिर्फ इन मिसाइलों और ड्रोन्स की बात करना नहीं है। आज हमारी चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं दिलचस्प विषय है। पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते का कमजोर दिखावा। एग्जैक्टली। इस पूरी स्थिति में ऐसे ऐसे कूटनीतिक दावे किए जा रहे हैं जो ऊपर से देखने पर किसी हॉलीवुड फिल्म के मास्टर स्ट्रोक जैसे लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ न्यूज हेडलाइंस को दोहराना नहीं है। आज हम ये डिकोड करेंगे कि इन बड़े बड़े कूटनीतिक दावों, जमीन पर गिरते बमों की हकीकत और आज के दौर के खतरनाक डिजिटल प्रोपेगेंडा के बीच असली सच आखिर क्या है। क्योंकि अक्सर जो आधिकारिक बयान टीवी पे आते हैं वो सिर्फ एक पर्दा होते हैं। हमें उस पर्दे के पीछे चल रही सत्ता की छटपटाहट और रणनीतियों को समझना होगा। सही बात है। क्योंकि देखिए, कागज पर किए गए वादों और युद्ध के मैदान की सच्चाई के बीच जो भारी खाई है, उसी में दुनिया भर की राजनीति उलझी हुई है। और इस पूरी उथल-पुथल को हम किसी दूर बैठे दर्शक की तरह नहीं देखेंगे। आज की इस चर्चा का हमारा सबसे मुख्य फोकस इस बात पर रहेगा कि इस पूरे क्षेत्रीय विवाद का, इस बदलती हुई दुनिया का भारत के लिए लंबी अवधि में क्या रणनीतिक प्रभाव होने वाला है, जो कि बहुत जरूरी है समझना। बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की उप प्रधानमंत्री इशाक डार के उस बयान से जिसने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वो फोन कॉन वाला बयान। हाँ, उनका दावा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ईरानी नेतृत्व को फोन में लाया। उनका कहना है कि उन्होंने ईरान को पाकिस्तान और सऊदी अरब की उस संप्रभु रक्षा समझौते की याद दिलाई जिसके तहत पाकिस्तान सऊदी की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को चेतावनी दी। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, डार साहब का दावा है कि उन्हें ईरान से बाकायदा आश्वासन मिला है और इसी फोन कॉल की वजह से सऊदी अरब किसी बहुत बड़े हमले से बच गया। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब वो इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान ने अकेले ही मध्य पूर्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचा लिया हो। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जमीनी हकीकत इन हवाई दावों को पूरी तरह से नकार रही है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर हम इस दावे को कूटनीति की कसौटी पर कसें तो पहली बात तो ये है कि किसी भी आश्वासन का तब तक कोई वजूद नहीं होता जब तक दोनों देश पब्लिक में आकर इसे स्वीकार न करें। यानी दोनों तरफ से बयान आना चाहिए। बिल्कुल। हमारी रिसर्च में यह बात एकदम साफ है कि सऊदी अरब या ईरान किसी भी तरफ से इस कथित शांति वार्ता या आश्वासन की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मतलब किसी ने हाँ नहीं कहा। किसी भी ईरानी प्रवक्ता ने यह नहीं कहा कि हाँ, हमने पाकिस्तान के कहने पर अपने हमले रोक दिए हैं। ऐसा कोई बयान है ही नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं सोच रही थी अगर ये दावा इतना ही खोखला है तो इशाक डार ने पब्लिक में आके इसका इतना ढिंडोरा क्यों पीटा? क्या कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा झूठ सिर्फ अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बोलेगा, या इसके पीछे कोई और चाल है? असल में ये मुख्य रूप से एक डोमेस्टिक ऑडियंस यानी अपने देश की जनता के लिए खेला गया कार्ड है। अच्छा, घरेलू राजनीति। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो आपको कूटनीतिक जीत का दिखावा करना पड़ता है ताकि आप प्रासंगिक बने रहें। और आप खुद सोचिए, अगर हम तथ्यों को देखें तो क्या सच में ईरान रुक गया? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं रुका। जो डेटा सामने आया है वो हैरान करने वाला है। इन चेतावनियों और दखल के दावों के बावजूद ईरान के हमले थमे नहीं हैं। बल्कि हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के स्टेशन पर भी हमला हुआ है। CIA स्टेशन पर हमला? जी हाँ। वो भी रियाद के अंदर? हाँ। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ईरान सिर्फ सऊदी अरब को नहीं डरा रहा है। बिल्कुल। वो सीधे वॉशिंगटन की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि हम रियाद के सबसे सुरक्षित इलाके में भी मार सकते हैं। एकदम सही। ये कोई छिटपुट घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश है। जब सऊदी अरब अमेरिका की इतनी भारी मौजूदगी के बावजूद खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है तो वो पाकिस्तान के उस पुराने कागजी समझौते पर कैसे भरोसा कर सकता है? सही बात है। और ये संघर्ष का दायरा देखिए, ये सिर्फ रियाद तक सीमित नहीं है। यूएई, इजराइल और यहां तक कि लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोतों को निशाना बनाया जा रहा है।
हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों पर भी रोज हमले हो रहे हैं। वो पूरा रास्ता बाधित है। एग्जैक्टली इतने बड़े वैश्विक भू राजनीतिक भूचाल को कोई एक फोन कॉल या पुराना समझौता कैसे रोक सकता है? ये एक कूटनीतिक हकीकत से कोसों दूर की बात है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जो पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौता है वो अब सिर्फ एक फाइल में बंद कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है, जो पूरी तरह से बेमतलब है। बिल्कुल बेमतलब है। और मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण खुद पाकिस्तान की अपनी आंतरिक सुरक्षा है। जो आर्टिकल्स हमने खंगाले हैं उनमें साफ तौर पर पाकिस्तान की अपनी पश्चिमी सीमाओं की खस्ता हालत का जिक्र है। हाँ, अफगानिस्तान बॉर्डर वाला मुद्दा। सही। अभी हाल ही में हमने देखा कि अफगानिस्तान से आए टीटीपी या तालिबान समर्थित आतंकियों ने पाकिस्तान के नूर खान बेस पर कितना बड़ा हमला किया था। जो देश अपने खुद के एयरबेस नहीं बचा पा रहा है, वो हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब की रक्षा कैसे करेगा? यही तो इस पूरे कूटनीतिक नाटक की सबसे बड़ी विडंबना है। आप किसी और के बॉडीगार्ड तब बनते हैं जब आप खुद सुरक्षित हों। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब की रक्षा करने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं है। रणनीतिक और सैन्य दोनों ही रूप से ये असंभव है, और सऊदी अरब की लीडरशिप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। कूटनीतिक हलकों में ये चर्चा आम है कि सऊदी अरब इस रक्षा समझौते को चुपचाप ठंगे बस्ते में डाल सकता है। मतलब वो इसे खत्म कर देंगे? हाँ, वो शायद इसे अमान्य घोषित कर दें, क्योंकि संकट के समय जब सच में मिसाइलें गिर रही हैं तब ये समझौता उनके किसी काम नहीं आ रहा। तो फिर भविष्य में क्या होगा? क्या पाकिस्तान इस पूरे मध्य पूर्व के मामले से खुद को अलग कर लेगा, या फिर वो ईरान के खिलाफ किसी तरह के सैन्य गठबंधन का हिस्सा बन सकता है? देखिए, अगर ऐसा होता भी है तो उसका कारण ये रक्षा समझौता नहीं होगा। हमारी रिसर्च स्पष्ट करती है कि अगर कल को पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो वो वॉशिंगटन के दबाव में होगा, रियाद के नहीं। अच्छा, यानी अमेरिका के कहने पे? बिल्कुल। अमेरिका पाकिस्तान पर अपने कर्ज और IMF बेलआउट्स का दबाव बनाकर उनसे अपनी रणनीतिक जरूरतें पूरी करवा सकता है। लेकिन इसे पाकिस्तान और सऊदी के दोस्ती की मिसाल समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बयानों का जो ये पूरा खेल चल रहा है उसमें रोज एक नया मोड़ आ रहा है। एक तरफ डार साहब कह रहे हैं कि हम ईरान से बात करके मध्यस्थता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के हालिया बयान सुनिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला? हाँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अफगानिस्तान, भारत और अब ईरान को भी आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के दुश्मनों की सूची में डाल दिया है। रातों रात ईरान एक पड़ोसी से आधिकारिक दुश्मन बन गया। इस नए नैरेटिव को समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में एक बहुत ही सोची समझी कहानी गढ़ी जा रही है कि अफगानिस्तान, भारत और ईरान ये तीनों मिलकर पाकिस्तान को एक वैसल स्टेट बनाने की साजिश रच रहे हैं। एक मिनट, इस वेसल स्टेट वाले एंगल को थोड़ा साफ करते हैं। मतलब एक ऐसा देश जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र नीतियां ना हो, जो सिर्फ शक्तिशाली देशों के इशारों पर कठपुतली की तरह काम करे। बिल्कुल, एक ताबे राज्य। और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये बहुत ही भड़काने वाला शब्द है। तो ये असली कूटनीति नहीं है, ये एक सर्वाइवल टैक्टिक है, बचने का तरीका। हाँ, जब देश की अर्थव्यवस्था डूब रही हो, जब रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हों, तो सत्ता में बैठे लोगों को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए एक बाहरी दुश्मन की जरूरत होती है, ताकि लोग सवाल ना पूछें। एग्जैक्टली। रक्षा मंत्री ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चारों तरफ से देश को घेर लिया गया है, ताकि जनता डरी रहे और बिना कोई सवाल पूछे सेना और सरकार के हर फैसले का समर्थन करती रहे। ये अपनी कूटनीतिक विफलताओं को राष्ट्रवाद की चादर से ढकने की कोशिश है। एकदम सही विश्लेषण है आपका। लेकिन अगर उनकी अपनी सीमाएं इतनी असुरक्षित हैं और अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, तो वो डिजिटल दुनिया में इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? और यहीं से हमारी रिसर्च हमें एक बहुत ही डरावनी दुनिया की तरफ ले जाती है, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, यानी सूचना युद्ध। ये आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। हाँ, आज के समय में जंग जीतने के लिए आपको बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट के जरिए दुश्मन देश के दिमाग में घुस सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तानी ऑपरेटरों द्वारा एक बहुत ही खतरनाक दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। और ये सिर्फ 2-4 फेक न्यूज का मामला नहीं है। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जहां इजराइल पर हुए काल्पनिक हमलों को दिखाने के लिए AI से बने वीडियोस का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये आधुनिक युद्ध का वो चेहरा है जो सीमाओं पर नहीं, हमारे फोन की स्क्रीन्स पर लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। जब आप जमीन पर हारने होते हैं तो आप डिजिटल दुनिया में एक समानांतर सच्चाई गढ़ने लगते हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि एक ही व्यक्ति पाकिस्तान में बैठकर 31 अलग-अलग अकाउंट्स चलाता हुआ पाया गया। क्या? 31 अकाउंट्स
एक अकेला इंसान? जी हाँ, 31 अलग अलग प्रोफाइल्स। ये तो किसी शौकिया इंटरनेट यूजर का काम नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से एक संगठित आईटी सेल का काम लगता है। वो हैक की गई प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करके आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? वे एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं। वो एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके लगातार झूठी खबरें फैला रहे हैं। वे ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जिनमें किसी और ही देश की घटना को मध्य पूर्व का बताकर पेश किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ व्यूज बटोरना नहीं है। तो फिर असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद है लोगों की भावनाओं को भड़काना, वैश्विक राय में हेरफेर करना और सबसे खतरनाक बात, अलग अलग समुदायों को आपस में लड़ाना। बाप रे! जब आप एक ही झूठ को 31 अलग अलग वेरीफाइड दिखने वाले अकाउंट से फैलाते हैं तो आम जनता उसे सच मान लेती है। यह दुनिया का ध्यान भटकाने का बहुत ही अचूक हथियार बन गया है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है, खास तौर पर हमारे लिए? हमने बात कर ली सऊदी अरब की, ईरान के मिसाइल हमलों की, पाकिस्तान के खोखले दावों की और इन फेक एआई वीडियोस की। लेकिन अब हम आज की इस गहन चर्चा के सबसे मुख्य और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं जी। इन सब उथल-पुथल का भारत के लिए क्या मतलब है? जब हमारे पड़ोस में इस स्तर की आग लगी हो तो लंबी अवधि में भारत पर इसके क्या रणनीतिक प्रभाव होंगे? ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। हमारी रिसर्च भारत की स्थिति का बहुत ही स्पष्ट मूल्यांकन करती है। सबसे पहली बात जो निकल कर आती है वो ये है कि भारत इस वक्त अपनी पश्चिमी सीमा पर कोई भी सक्रिय सैन्य कार्यवाही यानी प्रोएक्टिव मिलिट्री एक्शन करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। मतलब हम कोई नया मोर्चा नहीं खोलना चाहते, लेकिन हमारी नीति क्या है? क्या हम सिर्फ चुपचाप तमाशा देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भारत की नीति इस समय पूरी तरह से काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद को रोकने पर केंद्रित है। हमारी रणनीतिक भाषा में इसे बहुत साफ तौर पर परिभाषित किया गया है। हाँ, रिसर्च में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। एग्जैक्टली, ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या ये ऑपरेशन किसी बड़े हमले की तैयारी है? नहीं, यही तो भारत की परिपक्वता है। ऑपरेशन सिंदूर या इसके जैसा कोई भी सैन्य कदम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई ना हो। मतलब हम अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करेंगे? जी, भारत की नीति प्रतीक्षा करो और देखो के साथ साथ तैयार रहो वाली है। भारत खुद से पहल करके किसी भी नई सैन्य उलझन में नहीं पड़ना चाहता और इसके पीछे बहुत गहरी कूटनीतिक सोच है। लेकिन एक सवाल मेरा मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। जब दुश्मन कमजोर हो, जब पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमाओं पर ईरान और अफगानिस्तान के साथ इतनी बुरी तरह उलझा हुआ है, तो क्या भारत को इस स्थिति का फायदा उठाकर कोई आक्रामक कदम नहीं उठाना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब ही भारत की असली जीत है। देखिए, आक्रामक कदम उठाना बहुत आसान लगता है, लेकिन युद्ध की एक भारी आर्थिक कीमत होती है। अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। बिल्कुल। आप लंबी अवधि में सोचिए, इस वक्त पाकिस्तान का पूरा सैन्य ढांचा, उनका राजनीतिक ध्यान और उनका सीमित बजट अपनी पश्चिमी सीमाओं को संभालने में लगा हुआ है। सही बात है। एक तरफ टीटीपी हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के साथ तनाव है। जब आपका मुख्य प्रतिद्वंदी दो अलग अलग मोर्चों पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो, तो आपका सबसे बेहतरीन रणनीतिक कदम है शांति बनाए रखना और अपनी तरक्की पर ध्यान देना। ओहो, अब मैं समझ रही हूँ। मतलब जब वो खुद आपस में लड़कर अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें अपनी तरफ से गोलियां चलाकर उन्हें एकजुट होने का मौका क्यों देना चाहिए? एकदम सही। और इसी से भारत को सबसे बड़ा भू राजनीतिक लाभ मिलता है। पाकिस्तान के लिए दो मोर्चों पर तनाव झेलना एक बुरे सपने जैसा है। उनका डिफेंस बजट उनकी अर्थव्यवस्था को निकल रहा है। दूसरी तरफ भारत इस समय का उपयोग अपने बुनियादी ढांचे, अपनी तकनीक, विदेशी निवेश और अपनी आर्थिक वृद्धि पर कर रहा है। हाँ, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। बिल्कुल। बिना किसी सीमाई तनाव के भारत खुद को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। ये जो सामरिक बढ़त यानी स्ट्रेटेजिक एज भारत को मिली है, ये किसी युद्ध को जीतने से कई गुना बड़ी है। ये बात सच में बहुत गहरी है। हम अक्सर कूटनीति को सिर्फ सेनाओं के आमने सामने होने से तौलते हैं, लेकिन असली कूटनीति तो अपने देश को आर्थिक रूप से अजेय बनाने में है। सही कहा आपने। लेकिन जो रिसर्च हम देख रहे थे, उसमें एक चेतावनी भी बहुत साफ अक्षरों में लिखी गई है और इसका सीधा संबंध भारत की जनता से है। वो दुष्प्रचार वाला हिस्सा। हाँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले उन पाकिस्तानी ऑपरेटरों और फेक अकाउंट्स की बात की थी।
हमारी रिसर्च चेतावनी देती है कि भारत के खिलाफ जो सूचना युद्ध छिड़ा गया है उसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जी हाँ, ये एक ऐसा मोर्चा है जहां भारत को लगातार चौकन्ना रहना होगा। कई बार हम इंटरनेट पर, खासतौर पर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कुछ अकाउंट्स बहुत ही भड़काऊ और आक्रामक बातें लिख रहे हैं। उनकी प्रोफाइल पिक्चर में शायद किसी मध्य पूर्वी देश का झंडा हो या वो खुद को किसी खास समुदाय का रक्षक बता रहे हों। हाँ। आम भारतीय नागरिक उन्हें देखकर भड़क जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। और यहीं पर वो 31 अकाउंट्स चलाने वाले लोग अपना काम कर जाते हैं, है ना? बिल्कुल। इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि वो जो आक्रामक कमेंट्स आप पढ़ रहे हैं वो किसी असली विदेशी नागरिक के हैं ही नहीं। तो वो किसके हैं? वो उसी डिजिटल मैनिपुलेशन नेटवर्क का हिस्सा हैं जो सीमा पार बैठकर चलाया जा रहा है। उनका इकलौता मकसद भारतीय समाज के भीतर गुस्सा, दरार और विभाजन पैदा करना है। वो अंदर से तोड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो भारत सीमा पर शांत है वो अंदर से अशांत हो जाए। तो ये जो लोग सुन रहे हैं, हर भारतीय नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इंटरनेट पे जो भी जानकारी हमें गुस्सा दिला रही है उसे बिना सोचे समझे शेयर करना या उस पर रिएक्ट करना अनजाने में उसी दुश्मन का साथ देना है जो सीमा पार बैठा है। हमें तथ्यों की जांच करनी होगी। बिल्कुल। डिजिटल साक्षरता आज के समय का सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। एक तरफ मध्य पूर्व है जहां पुराने रक्षा समझौते सिर्फ दिखावा बनकर रह गए हैं। पाकिस्तान खुद के घर की आग नहीं बुझा पा रहा लेकिन कूटनीतिक जीत के दावे कर रहा है। ईरान पूरे क्षेत्र में अपनी धमक दिखा रहा है और इन सब से ध्यान हटाने के लिए डिजिटल दुनिया में एक पूरा फेक न्यूज़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया गया है। सही बात है। लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए ये पूरी स्थिति एक बहुत बड़ा रणनीतिक अवसर लेकर आई है। भारत ने अपनी सीमाओं पर परिपक्वता दिखाई है, कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया है और पाकिस्तान के खुद के ही जाल में उलझे रहने का पूरा फायदा अपनी आर्थिक तरक्की के लिए उठाया है। इन सब बातों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद एक ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है जो आज के हमारे इन आंकड़ों से भी एक कदम आगे की सोच है। अच्छा, वो क्या? हम देख रहे हैं कि जब देशों की सेनाएं अपनी वास्तविक भौगोलिक सीमाओं पर उलझी होती हैं, जैसे पाकिस्तान आज अफगानिस्तान और ईरान के साथ उलझा हुआ है, तो क्या भविष्य का असली खतरा वो डिजिटल सीमाएं बन जाएंगी? डिजिटल सीमाएं? जहां दुश्मन को हराने के लिए आपको टैंक या मिसाइल की जरूरत ही नहीं है। बिना अपना चेहरा दिखाए सिर्फ फेक अकाउंट्स और एआई के जरिए आप किसी भी देश के समाज को अंदर से खोखला कर सकते हैं। ये तो बहुत डरावना है। क्या दूसरे देश की जनता को उसी की सरकार और समाज के खिलाफ भड़का देना बिना एक भी गोली चलाए युद्ध जीतने का नया तरीका बन गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों की वैश्विक सुरक्षा तय करेगा। वाकई ये एक ऐसा विचार है जो हम सभी को अपने फोन की स्क्रीन को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए तो हमारी सेनाएं मुस्तैद हैं, लेकिन इन डिजिटल सीमाओं का पहरेदार हमें खुद बनना होगा, अपनी समझ और जागरूकता से। बिल्कुल। खैर, इस बेहद अहम, ज्ञानवर्धक और थोड़ी सी डरा देने वाली गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की इन जटिल कूटनीतिक चालों, भू राजनीतिक दांव-पेच और उनके पीछे की असली कहानियों को डिकोड करने का हमारा ये सफर आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। सुनते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, इंटरनेट पर जो भी पढ़ें उसकी सच्चाई ज़रूर परखें। जुड़े रहें हमारे साथ।